Hello everyone. So this is the first lecture for the Bullseye Engineering batch and I welcome all of you to Bansal Classes Quetta Aligarh Center. और आज से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है ऑल्दो बहुत ही ट्राइंग सर्कमस्टांसेस में और हम सभी लोग आप भी और मैं भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने घरों में ही रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करें, अपने सिटी को प्रोटेक्ट करें, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करें। तो सावधानी में और सुरक्षा में ही बचाव है। सो लेट मी ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई नेम इज़ एमन बिलग्रामी। ठीक, मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम 2005 में क्वालिफाई किया था और डुअल डिग्री 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में BTech प्लस MTech में 2010 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT खड़गपुर with a degree in biotechnology and biochemical engineering. Somehow I started teaching and after that as they say, rest is history. So it's been around 10 years. 2020 चल रहा है, 24 मई 2010 ये दिन याद है मुझे, मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। सो आई हैव बीन गाइडिंग एंड मेंटरिंग स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE and NEET examination. So I would like to focus on conceptual clarity and making chemistry an interesting subject. क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको केमिस्ट्री पसंद होता है, मुझे भी नहीं था पसंद, बट मैं चाहता हूँ कि एज अ टीचर मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पसंद आए। तो यहाँ से हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नी शुरू होने वाली है। तो आइए इससे पहले कि हम अभी कुछ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, हम ज़रा देखेंगे कि क्लास 11th में हमें क्या चीज़ें फेस करनी है। सो विल स्टार्ट विद द सिलेबस पोर्शन। क्लास 11th में हमें कैसे काम करना है, रिसोर्सेज पार्ट पे अभी बाद में आएंगे। सबसे पहले हम क्लास 11th का अपना सिलेबस देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री की क्लास है आपकी। देखिए केमिस्ट्री की हमारे पास में 2 बुक्स हैं। जी हाँ, क्लास 11th में ही हमारे सिर्फ केमिस्ट्री की हमारी 2 बुक्स हैं। तो अपने सामने आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, लाइक दिस इज़ पार्ट 1। ठीक, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11, दिस इज़ पार्ट 1। तो ऐसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखते हैं। सो इस एक्सरसाइज का मतलब आपको इंटिमिडेट करना या डराना नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू अ रियलिटी चेक। ठीक, पार्ट 1। तो ये हमारी जो पार्ट 1 जो पहली किताब है हमारी NCERT की टेक्स्ट बुक है, जो ऑफिशियल सिलेबस की अभी मैं बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल सिलेबस वही NCERT की टेक्स्ट बुक ही हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। तो पार्ट 1 देखें तो पार्ट 1 में हमारे लाइक दिस इज वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 1। ठीक, यूनिट 1 is there, the first chapter is some basic concepts of chemistry, then unit 2 is there, structure of atom, unit 3 is there, classification of elements and periodicity in properties. ठीक, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें तो ये जो यूनिट 1 है ये काफ़ी हद तक मैचिंग है क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उससे मिलती जुलती है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो ये भी क्लास 9th में ही चैप्टर था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उससे मिलता जुलता है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज अभी क्लास 10th में ही हम पढ़कर आ रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 था वही पीरियोडिक टेबल, क्लास 10th वाला, उससे ये मिलता जुलता है। बट सिमिलैरिटी आप ये नहीं समझेगा वो एग्जैक्टली वही चीज़ है। फिर आई वुड से अगर से पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर में क्लास 9 में जो पढ़ा होगा वो से रफली कितना होगा 50%। बाकी 50% थोड़ा आपको और डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जितना हमने पढ़ा हुआ होगा से 9th क्लास में पढ़ा होगा वो यहाँ पर सिर्फ कितना आ रहा है 30%। बाकी 70% जो है वो हमें फर्दर यहीं पर देखना होगा। सिमिलरली क्लास 10 में जो हमने पढ़ा हुआ होगा वो कितना होगा यहाँ पर 50%, बाकी 50% नई चीज़ें रहेंगी। बट एनीवेज ये तो शुरुआती चैप्टर है, 3 चैप्टर आपने देखे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लाइक दिस इज यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन स्टेट्स ऑफ मैटर,
ठीक, मेनली गैसियस स्टेट से में डील हो रहा होता है। देन यूनिट 6 थर्मोडायनामिक्स, देन यूनिट 7 इक्विलिब्रियम। तो ये देखिए हमारी ये बुक 1 है, अभी बुक 1 के 7 चैप्टर्स हैं। देन मूविंग ऑन टू बुक 2, ये बुक 1 ये एक साल में ही ख़त्म करनी है। आपकी क्लास 11 में 2 बुक्स हैं हमारी, ये क्लास 11 की बुक 1 दिखाइए, क्लास 11 की बुक 2 की तरफ जा रहे हैं हम। ये देखिए क्लास 11 की बुक 2 स्टार्ट होती है, देखिए 7 नंबर यूनिट तक वहाँ पे था अगर आपने ध्यान दिया हो। देन यूनिट 8 स्टार्ट्स विद रिडॉक्स रिएक्शन, यूनिट 9 हाइड्रोजन, यूनिट 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यूनिट 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होगी, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन्स, यूनिट 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि हमारा आखिरी चैप्टर रहेगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए बाद में इन्होंने बुक 2 जो है वो के एंड में वो बुक 1 वाले की भी 7 यूनिट्स लिखी हुई हैं। ये बुक 2 का वो है आपके। ये सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हमसे नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूँगा कि कैसे एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करनी है। तो ये देखिए हमारी एनसीईआरटी की बुक थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि एनसीईआरटी कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करती है कि हम बहुत अच्छी किताब हैं, हम ऐसे हैं, बट रियलिटी पता होनी चाहिए। कम चांस मिलता है ऐसा, बट क्योंकि इस टाइप से हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये देखिए ये टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी है एनसीईआरटी की। जस्ट हैव अ लुक एट दी मेंबर्स, कौन कौन लोग हैं जो एनसीईआरटी को बनाने वाले हैं। देखिए जो चीफ एडवाइज़र हैं वो खुद आईआईटी दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के चेयरमैन रह चुके हैं। फिर जो मेंबर्स हैं आप खुद देखिए, ये प्रोफेसर हैं आईआईटी दिल्ली में। कितने सारे इसमें हाई प्रोफाइल लोग हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने ये एनसीईआरटी की आपके किताब लिखी है, आपके मदद करी है। तो उससे ख़ुद आपको पता लगना चाहिए कि एनसीईआरटी की किताब भी लिखने वाले कोई ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं। और आपको भी इस किताब से पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना है। ठीक, तो ये मस्ट हैव बुक है हमारे लिए। रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे लिए क्या रिसोर्सेज रहेंगे। देखिए वी हैव वीडियो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। जब नॉर्मल हमारा फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको रेगुलरली क्लासेस करनी रहेंगी, तभी नोट्स बनाने रहेंगे। क्लास जब हम अटेंड करते हैं तो एक उसका जो है क्या कहते हैं, एक अलग ही इम्पैक्ट रहता है। तो प्लीज़ बी रेगुलर इन क्लासेस। अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि प्लीज़ रेगुलरली वॉच द वीडियोस, बैकलॉग मत इकट्ठा होने दीजिएगा कि ये नहीं कि अच्छा कल देख लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, बाद में देख लेंगे और फिर वो रह गया। फिर जो भी हम पढ़ रहे हैं ये तो एक ठीक है, आपके वीडियोस हैं अपलोड हो रहे हैं। वैसे मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव रखा जाए। आप देख सकते हैं कि ये 25 अप्रैल को जो दिन में वीडियो अपलोड होगा, मैं अर्ली मॉर्निंग में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यू कैन हैव अ लुक एट दी टाइम एंड डेट हेयर। बट तब भी एक लाइव इंटरेक्शन ज़रूरी होता है। तो हमारा हफ्ते में 1 बार 2 बार या इवन ज़रूरत पड़े तो और ज़्यादा भी एक जूम सेशन रहा करेगा। ठीक, यानी जूम ऐप के थ्रू सेशन, डाउट सेशन रहा करेगा क्लास के बाद में। तो हर हफ्ते में 1 या 2 बार हम जूम सेशन के थ्रू भी मिला करेंगे ताकि अपने चीज़ों को, क्वेरीज़ को आप पूछ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके डाउट्स हो, यानी ये देखिए ये अभी के लिए हो रहा है। जब ऑनलाइन मोड में इसको सप्लांट कर देंगे ये वाली चीज़, ये जूम सेशन अभी के लिए हो रहा है। बाद में जब रेगुलर क्लासेस होने लग जाएंगी तो डाउट सेशन हुआ करेगा। तीसरी वाली चीज़, इफ़ आई कॉल दिस नंबर 1, इफ़ आई कॉल दिस नंबर 2, इफ़ आई कॉल दिस नंबर 3। तीसरी वाली चीज़ जो है, जो डाउट्स हैं, डाउट्स, क्वेरीज, वो आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। वो हमेशा ही है, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप लिख सकते हैं।
ठीक, ये आप कोई भी क्वेश्चन जो अपने, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, मटेरियल क्या क्या हमारे लिए है वो हमको देखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एनसीईआरटी की बुक, यही आपके स्कूल में भी यही बुक चलेंगी, स्कूल में भी यही बुक चलेंगी। सीबीएसई के अक्रॉस द बोर्ड ऑल ओवर इंडिया सीबीएसई बोर्ड में यही बुक्स चलती हैं। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट बंसल क्लासेस के मॉड्यूल्स और डीपीपीज, व्हाट इज़ डीपीपी, ये फुल फॉर्म है इसका, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो बंसल क्लासेस की डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ये भी आपको मिला करेंगी रेगुलरली। खैर अब वो उतना डेली नाम रह गया है डीपीपी, पर डेली इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि उनके बहुत सारे क्वेश्चन हमने मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। बट हाँ, नाम तो वही है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, बट उसके कई सारे क्वेश्चन मॉड्यूल में आ गए, तो मॉड्यूल के थ्रू वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस, एक बुक ही कंपाइल होके आती है जिसमें सारे पुराने साल के सवाल रहते हैं, तो वो सही समय आने पे आपको बता दिए जाएंगे। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट द सिलेबस और क्या क्या चीज़ें हैं। ग्रेजुअल वे में पढ़ाई होगी। आप देख सकते हैं कि जहां हमारे पास में 14 चैप्टर सिर्फ क्लास 11th में हैं, अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, सोचिए केमिस्ट्री के 5 चैप्टर 10th क्लास में आप 5 चैप्टर पढ़कर आ रहे हैं। ठीक, पहला चैप्टर आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, दूसरा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तीसरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पांचवा चैप्टर पीरियोडिक टेबल। तो वो चैप्टर्स रिलेटिवली छोटे भी थे और नंबर भी उनका कम था। 11th क्लास में आप आगे देख सकते हैं चैप्टर भी बड़े हो गए और नंबर ऑफ चैप्टर्स भी बढ़ गए। तो ये सीधे सीधे इंडिकेशन है हर बच्चे के लिए कि भाई ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करनी है, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आप ही जैसे लोग पढ़ाई करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये एक हमारा ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सिलेबस के बारे में। आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर ले इंटरनेट से, ख़रीदने को तो नहीं बोल सकता भाई कि विमल बुक डिपो चले जाइए जाके ख़रीद लीजिए, ऑब्वियसली अभी लॉकडाउन है, बट हाँ इंटरनेट से डाउनलोड तो कर ही सकते हैं। आइए यहाँ से हम अपना ज़रा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बहुत से लोग कॉलिक्वली इसको मोल कंसेप्ट भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जो डिस्कशन होगा मोल के बारे में होगा, तो बहुत से लोग इसको मोल कंसेप्ट भी कहते हैं। पीपल ऑल्सो कॉल इट एज मोल कंसेप्ट। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको शुरुआत की 1-2 क्लास में वही आएंगी जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ी होंगी, बट नेवरदलेस स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। ठीक, ये देखिए सबसे पहले नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए ये मैंने अपने टैबलेट पर ही टाइप किया हुआ है, तो कोई बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगी, कोई एमएस वर्ड में टाइपिंग नहीं हुई हुई है इसकी, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। बट एनीवेज हाँ लेजिबल है, आपको साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में नज़र आ रहा है। इट्स नॉट हैंड राइटिंग बट हाँ मतलब ठीक है, पढ़ने में नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैटर क्या होता है। ठीक, मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possesses mass, offers resistance and can be felt by our senses। ठीक, तो ये हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि भाई एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस पोजेस मास। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन की बात करूं कि मैटर को मैं फिज़िकली कैसे क्लासिफाई कर सकता हूं, ठीक, तो देखिए वैसे तो हमने जो है वो 9th क्लास में 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी, फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस,
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी और प्लाज्मा। बट यहाँ पर हम सिर्फ क्लासिकल जो उसकी फिजिकल स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि जो मतलब यूज टू वाली रहती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो बीईसी है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, या जो प्लाज्मा है वो नॉन क्लासिकल स्टेट है। तो यहाँ पर अभी वी आर टेकिंग इट सिंपल। जो हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन वो नॉर्मल सिंपल वाले, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सो व्हाट डू मीन बाय सॉलिड? Solids, they have definite mass, definite shape and definite volume. What do you mean by liquids? ठीक, लिक्विड का मास तो डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है, बट शेप डेफिनेट नहीं होता। वॉल्यूम डेफिनेट होने का मतलब क्या है भाई? मैं आपके दुकान से पेप्सी की बॉटल लेकर आया हूँ और अगर वो 500 ml की है तो मैं उसे ग्लास में, जग में पोर करूँगा तो भी 500 ml ही रहेगा और बढ़ नहीं जाएगी ज़्यादा। तो वॉल्यूम उसकी डेफिनेट रहने वाली है। गैसेस का मास तो डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होता और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होती। नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम। ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि गैस को आप एक छोटे डिब्बे में रखेंगे तो गैस खुशी खुशी वहाँ पे रह लेगी। वही गैस को आप और बड़े डिब्बे में रखेंगे तो पूरी गैस बड़े डिब्बे में फैल जाएगी। पूरी गैस बड़े डिब्बे में फैल जाएगी। तो इस बात से ही पता चल रहा है गैसेस ऑक्यूपाई ऑल दी अवेलेबल वॉल्यूम। ये बात याद रखनी है, आगे काम आएगी। गैसेस ऑक्यूपाई ऑल दी अवेलेबल वॉल्यूम। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ यहाँ आप लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए हैं। लेक्चर हैंड टू हैंड इंटरैक्टिव बना रहे, कॉपी पे नोट डाउन करते चलें। ये अगर हमारी नॉर्मल क्लास भी रहती तो ये सारी बातें मैं डिक्टेट ही करा रहा होता। प्लीज़ लिखते चलें, लिखते चलें। अब देखिए, बहुत सी चीज़ें सॉलिड में रह रही हैं, बहुत सी चीज़ें लिक्विड में रह रही हैं, बहुत सी चीज़ें गैसेस में रह रही हैं। तो फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन नेट इफेक्ट ऑफ टू अपोजिंग फोर्सेस। यानी चीज़ आपके सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में किस स्टेट में रहेगी, ये दो बातों पे निर्भर करेगा। डिपेंड्स ऑन नेट इफेक्ट ऑफ टू अपोजिंग फोर्सेस। देखिए, दो टाइप की फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती हैं। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, जो कि मॉलिक्यूल्स को साथ में रखना चाहती है, और दूसरा क्या है, थर्मल एनर्जी प्रोवाइडिंग मोशन, जो कि उनको मूवमेंट देती है और वो हमको दूर दूर रखना चाह रही होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो वो सॉलिड्स के अंदर मैक्सिमम है, फिर उसके बाद किस में है, लिक्विड में, और लीस्ट किस में है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गैस में। गैस के अंदर है ही नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सॉलिड्स के अंदर मैक्सिमम, तभी तो पास पास रह रहे होते हैं, और गैसेस में मिनिमम होती है। बट किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, थर्मल मोशन बढ़ता है, और फिर उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं। आप खुद सोचिए ना, बर्फ़ है भाई, गर्मियाँ आ गई, बर्फ़ है, बर्फ़ को आपने हल्का सा मान लिए गर्म करेंगे तो वो पहले लिक्विड वाले पानी में कन्वर्ट होगी, उसको फिर हम और गर्म करेंगे तो आखिरकार वो स्टीम में कन्वर्ट, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब फिज़िकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब मोह माया है और कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ किसी भी फिज़िकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, टेम्परेचर और प्रेशर का खेल है। आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर ये डिसाइड करेगा कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी। आप खुद ही देखिए ना, वही पानी है, बर्फ़ में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है और गैस में भी रह सकता है। अब देखिए, ये तो बात थी फिजिकल क्लासिफिकेशन की। लेट अस कैरी ऑन द डिस्कशन एंड वी टॉक अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन तो कर लिया डिस्कस, आइए केमिकल क्लासिफिकेशन भी देखते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन जब मैटर का होता है तो दो टाइप के में हम डिवीजन करते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस काइंड ऑफ, जिनको हम मिक्सचर बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स।
फिर मिक्सचर्स जो होते हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए एक एक करके इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, आइए सबसे पहले देखें भाई। अ प्योर सब्सटेंस मीन्स समथिंग कंपोज्ड ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैविंग सेम केमिकल नेचर। सेम केमिकल नेचर, ये केमिकल नेचर, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि वो उन चीज़ों से मिलके बनाओ जिनकी सबका केमिकल नेचर एक जैसा हो। ठीक, अब डिपेंडिंग अपॉन केमिकल कॉम्पोजिशन प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। दो टाइप से प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं और कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक, आइए जानते हैं। अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। रफली से 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, बाद के खैर कई सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं, तो कुछ 120 भी बोल देते हैं, वरना 118 हैं। अब वो तीन टाइप से क्लासिफाई होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ठीक, ये तो हो गया एलिमेंट। फिर हम आइए बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो कि आपके इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। एक तो यार मुझे ये नहीं समझ में आया था जब मैंने पहली बार ये खुद चीज़ पढ़ी थी कि भाई तुम यार उसे प्योर बोल रहे हो, प्योर में तो मतलब केवल एक ही टाइप की चीज़ होगी, और ये कहाँ से प्योर हो गया, NH3 कहाँ से प्योर हो गया, इसमें तो दो चीज़ें, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। CO2 कहाँ से प्योर हो गया, पानी कहाँ से प्योर हो गया, इसमें तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसमें तो दो अलग अलग एलिमेंट्स आ गए ना। नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझे, आप नहीं समझे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। H2 और O2 अगर ये ऐसे लिखे रहें, ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है, ये मिक्सचर है, बट अगर ये केमिकली कंबाइन करके H2O बना ले तो अब फिर जो कंपाउंड बन गया वो क्या है, इट्स अ प्योर सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जो प्योर सब्सटेंस की बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि वो एक ही टाइप का केमिकल बिहेवियर दिखाएं, तो वो केमिकल नेचर दिखाएं तो वो प्योर सब्सटेंस कहला रहे हैं। पानी प्योर क्यों है, क्योंकि पानी में अब हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं है, उसने एक नई चीज़ बना ली है, नया कंपाउंड बना लिया है जो कि यूनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो दैट इज़ वाई कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। भले ही वो दो चीज़ों से, तीन चीज़ों से मिलके बना, मगर कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसका अब अपनी पुरानी चीज़ें, वो पुरानी आइडेंटिटी खो चुका है, अब एक यूनिक केमिकल बिहेवियर शो कर रहा है। आगे इसका डिफरेंशिएटर पॉइंट भी आएगा। मिक्सचर क्या है भाई, हल्दीराम वाला मिक्सचर याद आ जाता है इसको देख के। ठीक, माय फेवरेट इज आलू भुजिया। मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टुगेदर आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। या तो आप एलिमेंट को मिक्स करेंगे, कंपाउंड को मिक्स करेंगे, मगर वो केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। दे कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। एक से ज़्यादा प्रकार के प्योर सब्सटेंस मिक्स हुए हुए होते हैं, बट सिर्फ फिजिकली। प्लीज़ दोबारा से एग्जांपल दूंगा। H2 और O2, ये आप क्या कहेंगे भाई, ये तो मिक्सचर है, मिक्सचर है, इसमें दो चीज़ें, मगर जब ये कंबाइन कर गए केमिकली और वाटर बना लेगा तब आप कहेंगे अब ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग मिक्सचर। इन अ मिक्सचर, सब लिखते चलना है अपने को, सब लिखते चलना है। इन अ मिक्सचर कंपाउंड्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है कंपाउंड्स का। ठीक, एज मिक्सचर्स आर मेड अप by mixing various pure substance, their composition is not fixed.
कंपोजिशन इज नॉट फिक्स का मतलब क्या है कि भाई दो चीज़ें मिलानी है, हम हमारी मर्जी है हम किसी भी रेशियो में मिला दें, बस मिलनी चाहिए वो, तो कंपोजिशन उसकी फिक्स नहीं होगी मिक्सचर की। ठीक, क्योंकि केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर आइडेंटिटी, रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, जब वाटर बना था तो हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी थी, ऑक्सीजन ने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर ली थी, नई चीज़ बनाई थी। अब मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं, homogeneous mixture, mixture in which substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another are called homogeneous mixture। बहुत अच्छे से अगर आप घुल गए हैं तब वो क्या कहलाएंगे, homogeneous mixture। एग्जाम्पल क्या है, जैसे शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन होमोजीनियस क्यों है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये देखिए कि अगर सपोज करिए यहाँ कोई सोल्यूशन है, ये शुगर का कोई सोल्यूशन है, तो चीनी इसमें, यानी पानी में चीनी घोल दी तो उसे शुगर सोल्यूशन बोल रहे हैं। चीनी उसमें इतने अच्छे से घुल गई है कि आप इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं से भी आप उठा के एक चम्मच पी ले, मिठास बराबरी सी नज़र आएगी, प्रोवाइडेड कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन। ठीक, और देखिए एलॉयज, याद रखना एलॉयज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस सोल्यूशन, एलॉयज भी होमोजीनियस सोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम, मिक्सचर इज अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सोल्यूशन, सोल्यूशन अभी आगे पढ़ेंगे, वो भी मिक्सचर ही एक प्रकार का। हेट्रोजीनियस यानी ठीक से ना घुले हुए हों, सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। मिल्क, मिल्क 9th क्लास में पढ़ते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। ब्लड अगेन हेट्रोजीनियस है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। ठीक, आयरन के कील है हमारे पास में, आयरन फिलिंग, सल्फर डाल दें, ऑब्वियसली वो भी हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल होगा। मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। ये सब मैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, प्लीज़ दोबारा बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बस काइंड ऑफ उसको हम रिवीजन यहाँ पर शुरुआत वे में कर रहे हैं। बुक में है ये सब, चैप्टर की शुरुआत हो रही है तो धीरे धीरे लिफ्ट ऑफ करेंगे। ठीक, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में अंतर। मिक्सचर किसे बोलते हैं हम, एलिमेंट्स या कंपाउंड जब मिक्स हुए हो आपस में, मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। याद रखना है, द मेन पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर एज अ स्टूडेंट इज मिक्सचर डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आई रिपीट, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। कंपाउंड क्या है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज़ वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब हमारे ऊपर है, हम उसे चेंज कर सकते हैं, बट कंपाउंड की कॉम्पोजिशन फिक्स है, फिक्स है। अगर कंपाउंड यूनिक कंपाउंड है तो उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स है। मोर ऑन दैट एट अ लेटर स्टेज, आज ही के लेक्चर में। मिक्सचर शोज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, जिससे मिल के वो तैयार हुआ है वो उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। कंपाउंड में तो कंपोजिशन ही फिक्स है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, कंस्टिट्यूएंट से कोई लेना देना नहीं होता। मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट फार्मूला, कंपाउंड हैव अ डेफिनेट फार्मूला। नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ मिक्सचर। कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड, शॉर्ट में लिखा हुआ है MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ आपने मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में देखी। यहाँ से हम अपना डिस्कशन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, एंड विल स्टार्ट विद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 3-4 लॉज हैं जो कि हमको देखने हैं। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, क्या है ये भी आपने देखिए जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ये देखिए अगर CaCO3 100 ग्राम है, मैंने हीट कर दिया, अब ये है ही नहीं, तो फिर CO अगर 56 ग्राम बनेगा तो CO2 44 ग्राम बनेगा, ताकि इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 100 के बराबर होना चाहिए।
ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मास। आप खुद सोचिए ना कि रिएक्टेंट अगर खर्च हो रहे हैं तो मास तो उतना ही रहेगा ना केमिकल रिएक्शन में, कहाँ जाएगा और भाई कोई मास वास थोड़ी चेंज होगा, वही रहेगा। तो एक बहुत कंजर्वेशन ऑफ मास एक बेसिक सी चीज़ है। नेक्स्ट Na2CO3, HCl डाल लें। 10th क्लास में बुक में ये रिएक्शन पढ़ के आ रहे हैं, H2O CO2 2 टाइम्स NaCl। ये 106 ग्राम्स है, ये 73 ग्राम है। दोनों को आपने जोड़ लिया, कितना हो गया 179 ग्राम। टोटल मास यहाँ पर भी कितना रहेगा 179 ग्राम, आप जोड़ सकते हैं, इतना ही होगा। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है, यहाँ से देखिए इस टाइप से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। NaHCl, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। HCl मैंने 73 ग्राम ही लिया, Na2CO3 मगर कम ले लिया, 53 ग्राम ले लिया। ठीक, अब अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ये देखिए गलती कहाँ करेंगे बच्चे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126 ग्राम्स, 126 ग्राम्स। ठीक, बट अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 126 ग्राम नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि HCl 73 ग्राम है, उसको रिएक्ट करने के लिए जितना Na2CO3 चाहिए था उतना है ही नहीं। तो यही हम मोल कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे कि भाई यहाँ केवल 53 ग्राम Na2CO3 ने रिएक्ट किया और 36.5 ग्राम HCl ने रिएक्ट किया। तो जो रिएक्टेंट का मास है वो 53 प्लस 36.5 यानी 89.5 है। इतना ही रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया। अगर आप कहें अच्छा बाकी का क्या हुआ, बाकी पड़ा हुआ है यहाँ पे, बाकी 36.5 पड़ा हुआ है, तो वो जो रह रहा है उसको अगर आप जोड़ेंगे या अगर नहीं जोड़ रहे, मान लिए हटा दिए, तो 89.5 ग्राम ने रिएक्ट किया है और इसी कारण से प्रोडक्ट भी कितना बनेगा 89.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। मोल कंसेप्ट में हम ऐसी चीज़ें और भी आगे जाके देखेंगे। इलस्ट्रेशन नहीं समझ में आया होगा तो सोचिएगा कि अब ये आगे चल के कंसेप्ट आएगा, मोल कंसेप्ट में आगे चल के कंसेप्ट आएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, वहाँ पर ये और अच्छे से एलैबोरेट होगा। इसके बाद क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट। देखिए इसमें नाम में कन्फ्यूजन होता है तो मैं क्लास में ऐसे ही बताता हूँ। देखिए कांस्टेंट, अब कांस्टेंट से मिलता जुलता वर्ड होता है डेफिनेट। ठीक, फिर एक वर्ड है कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन से मिलता जुलता वर्ड है प्रपोर्शन। अब या तो इसका नाम है कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या इसका नाम है कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक, या इसका नाम है डेफिनेट कॉम्पोजिशन या इसका नाम है डेफिनेट प्रपोर्शन। तो इनमें से चार में से कोई भी नाम आप रख सकते हैं, इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे बैचेस में हुआ है, मैं आपको बताऊं कि भाई हमने जो सबसे फेमस नाम है कांस्टेंट कॉम्पोजिशन वो लिखवाया, तो बाद में कुछ बच्चों ने आके पूछा सर ये आपने कांस्टेंट कॉम्पोजिशन तो पढ़ाया है, आपने डेफिनेट प्रपोर्शन पढ़ाया ही नहीं, ये कौन सा लॉ आ गया। सो प्लीज़, फिर उसके बाद से मैंने ये हरकत शुरू कर दी है, ये चारों में से कोई भी नाम हो सकते हैं। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट combined together in same proportion by mass. It means composition of a chemical compound is fixed. किसी भी कंपाउंड की केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स रहेगी। जैसे वाटर है, इफ़ यू टॉक अबाउट वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, तो हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन के, अगर आप हाइड्रोजन का मास 2 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो रेशियो निकालेंगे 1:8। अब ये पानी चाहे आप अपने घर में पिएं, चाहे मैं अपने घर में पीऊँ, चाहे हम दुनिया के किसी कोने में जाके बोल देंगे, पानी का मतलब ही होता है कि हाइड्रोजन H2O, 2 हाइड्रोजन आइटम है, वह एक ऑक्सीजन आइटम है, तो मास का रेशियो उनके हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। आप कहें अच्छा हम रेशियो बदल दें, अगर रेशियो बदल देंगे तो कंपाउंड ही बदल जाएगा। पानी जब तक है, जब तक वो पानी कहला रहा है, उसका फॉर्मूला H2O है,
तो वो रेशियो यही रहेगा 1:8, वो बदलने वाला नहीं है। तो अपने टाइम के हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ी बात कही हुई थी। तो ये हमारे जो है वो क्या कहते हैं कि एक छोटा सा लेक्चर रहा जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि एक अपनी नोटबुक तैयार कर लें, प्लीज़ नोटबुक बना लें, ताकि उसमें अपना आप रिवीजन वगैरह ये सारे नोट्स वगैरह मेंटेन करें, क्वेश्चन वगैरह प्रॉपर वे में करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो आज तो ये एक बहुत ही बेसिक फ्रेमवर्क वाली क्लास थी। आगे हम और कंटिन्यू करेंगे और दूसरे लॉज भी पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपना वर्कलोड बढ़ाएंगे। जो लोग 11th एंट्रेंस की भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बेनिफिशियल है। वैसे उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा इनपुट दे सकें 11th एंट्रेंस में। आपका सिर्फ एक काम है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और जो भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड वो फ्रीली डिस्कस करें सारे अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स के साथ में। तो 9th-10th का भी कई सारे बच्चे होंगे जो कि 9th-10th में पढ़े हुए हैं मुझसे यहाँ पर हमारे बंसल क्लासेस में। तो कहीं पे भी केमिस्ट्री में आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, सारे ही टीचर सेंटर में आपकी बिल्कुल हेल्प करने के लिए हैं। तो सब यहाँ का काफ़ी फ्रेंडली और हेल्पफुल एटमॉस्फेयर है। हम लोग उसी में बिलीव रखते हैं कि बच्चों की पूरी हेल्प होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए। तो किसी भी टाइप की कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, प्लीज़ उसको शेयर करें एकदम प्रॉपर वे में, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल आइडियाज़ फ्रीली एक्सचेंज हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस हम अगर मेहनत करते रहें, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो विद दिस नोट ये हम पहली क्लास अपनी कंप्लीट करते हैं। आगे फिर से मिलेंगे, आपके कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।